नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लेक्चर 15 में आप सभी का स्वागत है। हमको पता है भैया कि अगर आप देखते चलोगे तो पिछली लगभग 2.5 हफ्ते से हमने अपना स्टार्ट किया था हिस्ट्री, और ये हमारी 15वीं क्लास है। यहां से 15 क्लास आपको और ध्यान रखना है। मैंने बोला था 30, लगभग 30, थोड़ा 1-2 क्लासेस बढ़ भी सकती हैं। इतनी क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे। विश्वास के साथ बताता हूं, ये 30 क्लास जिसने भी कर लिया, इसके बाद से आप जाके कोई पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप उठा के पूर्वावलोकन सॉल्व करो, सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्चुअली हो या फैक्चुअली हो, आपके हाथ से नहीं छूटेगा। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं तो नोट्स शेयर कर दे रहा हूं। अगर किसी ने नोट्स बना लिया होगा तो और अति उत्तम बात है, वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स हैंड शेयर भी कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरे किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, कुछ लोग को लग रहा था भाई कि 4-5 क्लास के बाद सर पेड कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी हम लोग, विश्वास रखो, हिस्ट्री चल रही है, जल्दी में मेरा पूरा प्रयास है कि नेक्स्ट वीक से मैं आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से आपको देखने को मिलेगा आपकी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या ना कि अगले 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में आप देखोगे कि आपके मेजर सब्जेक्ट बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, जनरल हिंदी पे भी हम काम करेंगे। आपको पहली मेरी कोशिश क्या है कि भाई इस बार जो भी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दे, इस बार जो भी आरओ का प्रीलिम्स दे, उसको अब क्लास करने के लिए कहीं भटकना ना पड़े। शायद मैं भी इन फ्यूचर जब कोई पेड कोर्सेज लेके आऊंगा तो इतनी बेहतरीन तरीके से मैं खुद ही, मतलब इतना डिटेल में जाके शायद वहां ना करा पाऊं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मतलब मैं खुल के आपसे बोलता हूं कि विश्वास रखो, जो करा रहे हैं करते चलो। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर ये दिक्कत आई। और एक चीज तो जरूर बताया करो, ठीक है, अभी तो संख्या भले वो थोड़ी कम है देखने वाली, बट ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ये बात जरूर बताया करो। होमवर्क जो दे रहे हैं कमेंट करो, बहुत ज्यादा होमवर्क तो देते नहीं है, मैक्सिमम 2-3 चीजें कुछ कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बताया करो। आज देखो हम लोग देखेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट। ये प्रीलिम्स दे रहे हो आप या मेंस दे रहे हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसमें देखो, आप इस टॉपिक को जब करते हो तो एक तो क्या है कि एक तो हमारे पास कॉमन से डालता है कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, उसमें कई सारी संगठन संस्थाएं बनी थी, वो किस साल बनी थी और किसने बनाया था, यही याद कर लो, आपका खत्म हो गया। तो सच है कि भाई 75% केस में आपके क्वेश्चन भी यही आते हैं। क्या आते हैं कि भाई जो संस्था है उस संस्था से संबंधित कौन था और वो संस्था बनी कब, उसी को या तो कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए पूछ लेगा, या तो संस्थापकों का नाम मैच कराने में पूछ लेगा। लेकिन 25% केस में आप जब इस बार का पेपर देखते हो तो अगर इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग जाके क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन तब भी बनेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी बनेंगे। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कि हम 75% केस को लेकर तैयार हैं, अभी हमारी डिटेल क्लास है तो हम इस 25% केस के लिए भी तैयार हैं, ठीक। अच्छा, इतना ही नहीं, इस क्लास को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो ये आपका 19वीं सदी का दौर था, जो स्टार्टिंग दौर था, हमको पता है कि भाई कि राजा राम मोहन राय से ये स्टार्ट जो है रिफॉर्म का वो स्टार्ट होता है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर तक या प्रारंभिक दशक आते आते भारतीय समाज किन बुराइयों से ग्रसित था। अब सोसाइटी में अगर बुराई है तो सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और बुराई इतनी आसानी से नहीं छूटती अगर हमारे वो कल्चर का पार्ट बन जाए तो। यानी उसको छुड़वाने के लिए हमको ठोस एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे, हमको तर्कवाद का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर ये है जिस समय वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। फ्रांसीसी रिवॉल्ट हो रहा है, फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, और समता समानता बंधुत्व का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप बोलोगे तो सर इससे भारत में क्या इंपैक्ट, तो भारत का इंपैक्ट यह है कि इसी समय भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव होता है। वो मॉडर्न चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब वो मॉडर्न चीज पढ़ेंगे तो उसी समय में क्या होगा, फ्रांसीसी रिवॉल्ट के सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो समता समानता बंधुत्व के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और भारत में उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। आगे बात समझिए इतना। अब हम लोग देखेंगे जब ये कर लेंगे तो भाई इंग्लिश का भी क्या कॉन्सेप्ट था, व्हाइट मैन बर्डन थियरी, कि भाई हम श्वेत हैं, हम सफेद हैं, हमारा ये क्या दबाव है कि हम कालों को क्या करें, सभ्य करें, ये बर्बर और असभ्य है। तो जब इसी सोशल रिलीजियस मूवमेंट के तहत क्या होगा, जब हमारे लोग, चाहे वो केशव चंद्र सेन हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो, राजा राम मोहन राय जी हो, जब ये रिफॉर्म की कुछ कुछ मांगे उठाएंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, भी कानूनी सुधार करेंगे। तो यहीं पे हम भारतीय समाज में ब्रिटिशर्स की भूमिका भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की भूमिका उतारने क्या थी। कल को मेंस में अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से एग्जांपल रख लोगे।
सोशल रिलीजियस मूवमेंट की क्या सीमाएं थी, क्या इनके द्वारा उपलब्धियां हासिल की गई, ये सब चीज देखेंगे। तो यानी ये क्लास आपकी ना केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था कि भाई सती प्रथा, भाई एरड़ अभिलेख से ही पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि भाई सती प्रथा की कॉन्सेप्ट है। समय के साथ क्या है भाई, भारत में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट चलता था। अब बाल विवाह के कॉन्सेप्ट की वजह से एक चीज क्या देखने को मिली कि कम समय में, चूंकि बहुत सारी महामारियों का दौर आ गया था, अब महामारी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेग फैल जा रहा था, तो प्लेग वगैरह में अब क्या हुआ कि महामारियों का दौर या युद्धों के दौर या जो भी कह लो, उन चीजों से कहीं ना कहीं की जो जीवन प्रत्याशा था वो बड़ा कम हो गया था, पुरुष वर्ग का जीवन प्रत्याशा खासतौर पर कम हो गया था। अब यही रीजन था कि भाई विधवाओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। अब चूंकि विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो होगा क्या कि सोसाइटी में विधवाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भाई अब वही पता कि सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है नहीं तो जाहिर सी बात है स्थिति खराब हो जाएगी। तो सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह का ना होना, ये तीन चीजें इन्होंने क्या किया कि भैया महिला जो नारी स्थिति है उसमें गिरावट दर्ज की। तो एक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई हमको नारी उत्थान में मूवमेंट किया हो जाएगा, सोशल मूवमेंट में क्या होगा, बेसिकली नारी उत्थान भी किया जाएगा। आगे आप आइए जाति प्रथा। तो हमको देखने को मिलता है कि भाई वैदिक पीरियड में आप जो पढ़ोगे तो वैदिक पीरियड में क्लास था, वर्ग था, लेकिन कास्ट नहीं था। समय के साथ लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म आता है और गुप्ता पीरियड में एक अछूत वर्ग का कॉन्सेप्ट आता है। अब होगा क्या कि जाति प्रथा इतनी क्लोज बनेगी कि मतलब एक दूसरे में पहले क्या था कि भाई कि एक ही घर में सब टाइप के लोग होते थे, ठीक है, मतलब वो हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे। जाति प्रथा क्या बढ़ेगी, एक क्लोज सोसाइटी का जन्म देगी और अपने आप में तनाव क्रिएट करेगी। और जाति प्रथा के सिस्टम क्या करेगी, जाति प्रथा के सिस्टम रिलीजियस तौर पे भी हिंदुत्व को भी कमजोर करेगी। तो इस दौर में जब हिंदुत्व रिफॉर्म होगा तो उस ड्यूरेशन में जैसे आर्य समाज आएगा, ठीक है, राजा राम मोहन राय आएंगे, जितने भी लोग हैं ये लोग क्या करेंगे भाई जाति प्रथा में भी सुधार करेंगे। क्योंकि जैसे ही जाति प्रथा में सुधार होगा निचले वर्ग के लोगों की एक्सेप्टेंसी बढ़ेगी, तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम ये आएगा कि भैया जो कन्वर्जन है वो रुक जाएगा। क्योंकि ईसाई मिशनरी भी 1813 के एक्ट से आपको पता होगा आ रहे हैं और वो तेजी से कन्वर्जन करा रहे हैं। इसके पहले एक बीच में वो मुस्लिम इरा वाला दौर ही चलता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसमें भी कन्वर्जन तेज होता है। इसी के लिए क्या होगा कि भाई एक तो हम अपने लोगों को अब बचाएं, हमारी अगर रूढ़ियों हमारी कमियों की जैसे कोई हमसे लग रहा है तो पहला काम क्या है कि हम उनको बचाएं। दूसरा काम है जो चले गए हैं, जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको वापस लाएं, तो शुद्धि आंदोलन चला जाएगा। इतना ही नहीं, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के साथ नारी शिक्षा पे भी जोर दिया गया, एजुकेशन में भी रिफॉर्म किया गया। तो हम देखेंगे भाई कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट इसमें समझेंगे। अब हमने समझा कि भाई कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी। अच्छा, सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, जाति प्रथा हो, बाल विवाह हो, नारी शिक्षा हो, इसके लिए क्या क्या एफर्ट किया गया आगे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये अभी हिंडिंग था कि भाई कि क्यों रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यहां पे हमने से देखा कि भाई हमारे पास क्या क्या समस्याएं थी, प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास समस्याएं भारतीय समाज में इस वक्त क्या क्या थी। अब कॉज ऑफ राइज, भाई इस मूवमेंट के होने के पीछे का क्या रीजन है। तो अगर आप मूवमेंट के होने के पीछे का रीजन देखोगे तो मूवमेंट के होने के पीछे का जो रीजन है वो पहला रीजन क्या है, तो पहला रीजन आपके सामने आएगा कि भैया इस समय क्या हो रहा है, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव हो रहा है। ठीक, हमने क्या देखा है कि भैया 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का जो मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, और मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त करने वाले लोग क्या करेंगे, तर्कवाद को बढ़ावा देंगे। यानी ये क्या होगा, समाज में व्याप्त सभी प्रथाओं का तर्क संगत अध्ययन करेंगे, सभी प्रथाओं का तर्क संगत अध्ययन करेंगे, यानी वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। अब जाहिर सी बात है जब वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि भाई हम लॉजिक देंगे और उस लॉजिक के आधार पर उन प्रथाओं का क्या करेंगे, तर्क के आधार पर खंडन करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे कि तर्क के आधार पर खंडन करेंगे तो ठीक है, सोसाइटी क्या करेगी, धीरे धीरे स्वीकार करेगी, ठीक है, हमारे तर्क को क्या करेगी, स्वीकार करेगी और उस बुराई को क्या करेगी, खत्म करेगी। आगे बात समझ में, तो प्रथाओं को तर्क संगत अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे, लॉजिकली बताएंगे कि नारी शिक्षा क्यों जरूरी है,
विधवा पुनर्विवाह वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करता था। बाल विवाह का कॉन्सेप्ट हम जो जिन रिलीजियस टेक्स्ट को हम फॉलो करते हैं हमारे हिंदुत्व में कभी एक्सेप्ट ही नहीं था। वो तो बाद में हमारे यहाँ इतना टफ ड्यूरेशन आ गया कि वो मिडिल डोर कि हमको बाल विवाह की को स्वीकार करना पड़ गया। वो समझाएंगे इस बात को। इसी बीच में मानवतावाद को जोड़ जाएगा, मतलब एक सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में रिलीजन नहीं आएगा, सेंटर में कास्ट नहीं आएगा, सेंटर में क्या जाएगी, मानवता आएगी। मानवता आएगी तो यानी क्या है, अब स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, मान लो कि भाई कोई रोग आया, कोई महामारी आई, तो मानवता का मतलब कि मानव का दुख ही अब सब कुछ हो जाएगा। वो बेस्ड नहीं करेगा कि किस क्लास में दुख आया। खासतौर पे आप देखोगे स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, राम कृष्णा मिशन की जब स्थापना करेंगे, तो रामकृष्ण मिशन का एक ही टारगेट था, वो क्या था, मानवता की सेवा करना। आप देखोगे कि रामकृष्ण मिशन ने प्लेग में भी क्या किया था, लोगों की सेवा की। जब लोग घर में बंद रहना अपने को महसूस करते थे, तब जाके आप देखोगे कि ये सेवा करते हैं, यानी जो इसके अनुयायी थे। तो जैसे देखोगे प्लेग आदि बीमारियों में, प्लेग आदि में क्या करते हैं, ये सेवा करेंगे। ऊना में जब प्लेग फैलेगा तो ये सेवा भाव से देखते हैं। आपको पता है कि प्लेग की वजह से क्या हुआ था कि फर्स्ट कांग्रेस की जो मीटिंग थी वही कैंसिल हो गई थी, कहीं और हो गई थी। कहां होने वाली थी और कहां हो गई, आप ये बता दो, हम लोग कल की क्लास में करने वाले भाई। दूसरा क्या होगा भाई, प्रेस का आगमन हो गया। अब तक मान लो भाई आज क्या सोशल मीडिया है, आप कुछ भी बोलो, यहां बोलोगे कहीं पहुंच जाएगा 2 मिनट में बात। तो किसी भी चीज को गवर्नमेंट तक रखना आसान था, लोगों को समझाना आसान था। भाई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, घंटा भी नहीं लगा कि पूरा देश एक हो गया। ठीक, आप समझो। तो प्रेस का जब आगमन होगा तो क्या होगा कि लोकल भाषाओं में, देसी भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं छपेंगी। और भाई गांव में या ग्राम सभा में कोई तो एक पढ़ा हुआ होगा, वो पत्र पत्रिका पढ़ के लोगों को जागरूक कर देता था। और ये उस पर एग्जाम्पल्स लिखते थे। जैसे खास तौर पर आर्य समाज जो वेदों की ओर लौटो का नारा देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल परंपरागत चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कहना मतलब कि हमारे वेद में वो सब चीजें हैं जो आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी को चाहिए, तो हमको वेदों की ओर लौटना होगा। तो वो लॉजिक रखेंगे, तो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से बहुत सारी बातों को समझाते हैं। तो प्रेसों का आगमन क्या हुआ, इसने जागरूकता सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच में क्या हो रहा है, मिशनरियों का प्रवेश हो रहा है। तो मिशनरी 2 काम करते थे। एक तो भारत में व्याप्त जो रिलीजन है उनकी कमियां गिनाते थे। तो ये क्या करता था, भारत में व्याप्त जो रिलीजन है, खासतौर पे हिंदुत्व, ठीक है, तो रिलीजन की कमियां, या इस्लाम भी सुख था, तो इनकी कमियां की क्या क्या भाई, इसमें कमियां और हमारे में क्या खूबियां, इनकी कमियां गिनाते थे। तो यही रीजन पड़ा कि भाई हम लोग अपनी कमियों को पहले खत्म करें। दूसरा क्या है, ये मानवतावाद पे भी काम करते थे। ये किसी एरिया में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो वहां जाते थे कि भाई हमको चल के उनको मानवतावाद वाला काम करें, तो लोग हमसे प्रभावित होंगे, फिर हमको परिवर्तन करा लेंगे। इसी के लिए क्या हुआ, मानवतावाद हमारा सेंटर होना स्टार्ट होगा। ठीक, और कहीं कहीं पे क्या होता था, ये एग्रेसिव तरीके से, भाई सरकार इनकी थी, तो एग्रेसिव तरीके से भी क्या करते थे, ये कन्वर्जन कराते थे। तो ये भी एक कारण पड़ा कि मिशनरियों का प्रवेश में क्या किया, सामाजिक धार्मिक सुधार में भूमिका निभाया। फ्रांसीसी क्रांति ने हमको बताया कि इसने 3 कॉन्सेप्ट दिए। क्या दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा। जब समानता की बात आएगी तो कास्टिज्म पे चोट लगेगा, बात में ना। तो समानता से क्या होगा भाई, जाति प्रथा हम यहां पे तोड़ सकते हैं। भाई जमींदार और किसान के बीच में जो दिक्कतें थी उसको स्वतंत्रता वाले कॉन्सेप्ट से दूर किया जा सकता है। जैसे खास तौर पे आप देखोगे कि जो यंग बंगाल मूवमेंट फ्रांसीसी क्रांति, जो यंग बंगाल मूवमेंट को किसने चलाया था, तो वो पता कि एक अध्यापक थे, उनका नाम था विलियम हेनरी डेरेजियो, जो कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज में क्या थे, टीचर थे। इन्होंने ही अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस मूवमेंट को चलाया। तो ये जो प्रभावित थे आपकी फ्रांसीसी क्रांति से ही। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के ही सिद्धांतों को एक्सेप्ट करते हुए इस मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, अब तक हमने देखा कि भैया क्या क्या कमियां हमारे यहां व्याप्त थी, क्या कारण बना कि भाई हमारे यहां जो है कि एक मूवमेंट उभर पड़ता है, एक आंदोलन उभर पड़ता है। ठीक है,
उसके हमने रीजंस को देखा भाई, उसके कारण देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कारण को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दो, ये इधर कर देते हैं। हाँ, हो गया। ओके, ये चीजें हमने देख लिया और समझ ली, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने देखो कुछ बुक्स का नाम लिख दिया जो कि अक्सर पेपर में आता रहता है। इंस्टीट्यूशन में हमको पता है कि बुक्स प्रेस का डेवलपमेंट हो चुका है, तो बुक्स के माध्यम से क्या कर रहा है, चीजों को फैला जा रहा है। अच्छा, जब मैंने बोला कि धर्म में सुधार किया गया, मतलब धार्मिक सुधार भी था, धार्मिक सुधार का एक रीजन तुमने देखा कि मिशनरियों का प्रवेश, ठीक है, या जो भी चीजें। अब देखो होता क्या है, इसी बीच में एकेश्वरवाद, क्योंकि भारत में क्या होता है, बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट था, तो बहुदेववाद में धार्मिक सुधार में क्या हुआ कि बहुदेववाद का जो कॉन्सेप्ट था भारत में, बहुदेववाद, तो बहुदेववाद ने कहीं ना कहीं क्या किया था कि कर्मकांड में बढ़ावा कर दिया था, कर्मकांड में बढ़ावा कर दिया। और कर्मकांड इस समय का था वो बहुत मतलब अजीब प्रकार का था कि यहाँ पे आपको कर्मकांड में कितनी बार, कई कर्मकांड में बलि प्रथा को, ठीक है, और मानव बलि तक को परमिशन दे दिया गया था, मतलब दिया जाता था, ऐसा एग्जांपल्स भी मिले। तो कर्मकांड को बढ़ावा मिला, और ये क्या थी, ये इकोनॉमिकली बहुत लोगों को वीक कर देती, इकोनॉमिकली, ठीक है, वीक कर देती। अब इसकी एग्जांपल समझो, कुछ कर्मकांड ऐसे थे कि मान लो कि भाई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, उत्पादन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो राजा क्या करते थे कि कर्मकांड कराते थे। तो फॉर एग्जांपल जो संचित खाद्यान्न है उसको यूज किया जाता था कि भाई कि हम अक्षय तृतीया को दान करेंगे या आहुति देंगे। तो जो रिजर्व था, रिजर्व को ही क्या कर दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। अब जो रिजर्व को ही आहुति दे दी जाएगी तो इससे क्या हुआ, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर भी अगर नहीं बारिश हुआ और अच्छी उत्पादकता नहीं हुई, तो कर्मकांड में ऑलरेडी हमने खाद्यान्न को क्या किया। अब चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न तो चला नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन था कि भाई अगली बार हुई नहीं तो जो रखा था वो भी क्या, जो भी 10 लोग को 10 दिन खाना खिलाता वो भी खत्म हो गया। तो कर्मकांड ने क्या किया, के जो अति कर्म, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, तो अति कर्मकांड ने क्या किया कि इकोनॉमिकली और सोशल दोनों ही स्थितियों को कमजोर कर दिया। तो जब राजा राम मोहन राय आएंगे तो ये एकेश्वरवादियों का उपहार यानी फुतुहात उल मुबाहिदीनी, ये एक बुक लिखेंगे फारसी में, और एकेश्वरवाद की इंपॉर्टेंस समझाएंगे राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, राजा राम मोहन राय की चूंकि भाभी जी को क्या क्यों था, इनकी भाभी को सती कर दिया गया था, और ये नहीं चाहते थे कि इनकी भाभी को सती किया जाए, ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है कि ये सती के अगेंस्ट तो और थे, खतरनाक थे। आगे दयानंद सरस्वती जी, तो सत्यार्थ प्रकाश, इनकी एक बुक का नाम लिखिए यहाँ पे, जयंद्रनाथ सत्यार्थ। और भी आपको बहुत सारी बुक्स हम लोग समय के साथ देखते रहेंगे, वो कराऊंगा जब मॉडर्न कंप्लीट करूंगा तो छोटी छोटी चीजें हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं कि ये दो करा के आपको मुक्ति पा गए, ठीक है। तो भाई हमने क्या देख लिया यहां तक। अब हमारी अगली बारी आती इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और इंडिविजुअली उनके क्या सुधार थे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनालिटी और हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी व्यक्तित्व, इंडिविजुअल व्यक्ति और जो उनके द्वारा उनकी संस्था है उसके बारे में। तो व्यक्ति में हम लोग सबसे पहले पर्सनालिटी उठाएंगे, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अपने आप में भाई बेस्ट पर्सनालिटी। अगर हम इनकी सफलता को देखें तो सती प्रथा के अगेंस्ट में, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा कोई सती प्रथा के अगेंस्ट में था तो वो राजा राम मोहन राय थे। तो इन्होंने सती प्रथा को क्या किया कि भाई कानूनी तौर पे उसको प्रतिबंध कर दिया, एफर्ट किया, मांग रखी अंग्रेजों के पास, और उन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। 1829 में विलियम बेंटिक ने क्या किया कि सती प्रथा को एक्सेप्ट भी कर लिया, और सती प्रथा को क्या किया, कानूनी तौर पे बैन किया जाता है। विलियम बेंटिक ने 1829 में अधिनियम 70 एक्ट 17 पारित की और इसके तहत इसको गैर कानूनी कर दिया। अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो ध्यान देना, एक्ट 17, ठीक है, एक्स मतलब 10, वी मतलब 5, 15, 16, 17 के तहत एग्जैक्ट आ जाए कि सती प्रथा को किस नियम के तहत या इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो होगा एक्ट 17। ये प्रीलिम्स में पीटी में आया हुआ भी है शायद, और नहीं आया होगा तो आ जाएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, याद, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो उसके बाद से एक एफर्ट क्या समझा जाएगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए ना, कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज होकर क्या करना चाहिए कि कमियों पे प्रहार करना चाहिए। वरना क्या होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो बहुत सारे लोग जोड़ेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो इंडिविजुअल की मांग है, ये तो केवल यही मानता है कि ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की नींव रखी 1829 में, और ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा टारगेट था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। इनका मानना था कि जैसे ही एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया जाएगा बहुत सारी कमियों में पे लगाम रख लेगा।
आगे चल के आफ्टर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज पे जो कंट्रोल आता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का आता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसमें बहुत अच्छा रिफॉर्म भी करते हैं। और 1862 में केशव चंद्र सेन जी को क्या किया जाएगा, आचार्य की पदवी दी जाएगी। लेकिन ये क्या करते थे, इनके जो कार्य थे उस कार्य से देवेंद्रनाथ टैगोर कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। जैसे मान लो कि जब धम्म सभा का आयोजन हो रहा है तो इन्होंने सभी धर्म के लोगों को बुला लिया और भी कुछ चीजें। तो केशव चंद्र सेन के कार्यों को देखते हुए इनका क्या होता है, टैगोर जी से इनका टकराव हो जाएगा, वैचारिक टकराव। टैगोर जी से इनका वैचारिक टकराव हो जाएगा, मारपीट नहीं हो जाएगी, केवल वैचारिक टकराव हो जाएगा। अब भाई जब टैगोर जैसे इनका वैचारिक टकराव होगा तो जाहिर बात है टैगोर जी क्या है, टैगोर जी सर्वेश्वरा ब्रह्म समाज के, तो वो क्या करेंगे, इनको अपदस्थ कर देंगे, यानी आचार्य की कुर्सी से इनको हटा देंगे कि भैया अब आपको आचार्य यहां पे नहीं रहना है, आपको इस पदवी से हटाया जाता है। अब यही होगा भाई, केशव चंद्र सेन हटेंगे तो वो 1865 में क्या करते हैं, आप देखोगे कि 65 जाते जाते आप देखोगे ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाएगा, दो भागों में इसका विभाजन हो जाएगा, दो पार्ट्स बन जाएंगे, दो भागों में। एक का नेतृत्व कौन करेगा, तो एक का नेतृत्व करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर जी और दूसरी पार्टी का नेतृत्व करेंगे केशव चंद्र सेन जी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होगी या आदि ब्रह्म सभा या समाज के लोग की जो स्थापना होगी वो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में होगा, और भारतीय ब्रह्म समाज आपका हो गया केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। आगे भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं डिवीजन होगा। भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः डिवीजन जो होगा तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कहा जाता था कि एक एक्ट पारित किया गया था, ध्यान, और वो एक्ट क्या था, बाल विवाह के एरिया में बहुत बढ़िया भूमिका निभाता था। उसका नाम था ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था, इसको पारित कराने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, ब्रह्म मैरिज एक्ट को, ठीक है। और ब्रह्म मैरिज एक्ट क्या कहती है, ब्रह्म मैरिज एक्ट कहती है कि 14 ईयर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शादी नहीं की सकती है, कम आयु के बालिकाओं की शादी पर प्रतिबंध लगाता है, कि बालिकाओं के विवाह पर, इनके मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, कानूनी प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अब समझो, आप एक मूवमेंट चला रहे हो और ये मूवमेंट कहता है कि भाई हमको बाल विवाह पे रोकथाम करनी है, लेकिन अब जब बारी खुद के घर की आ रही है तो आप कह रहे हो हम नियम ना मानो। तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, कहा जाता है कि जब इनको मौका मिला अपनी बेटी का विवाह करने का, तो ये क्या करते हैं कि अपनी बेटी का विवाह खुद कम उम्र में, मतलब अल्प उम्र में कूच विहार के राजा के साथ कर देंगे। अपनी बेटी का विवाह क्या करेंगे, कम उम्र में कूच विहार के राजा के साथ कर देंगे, ठीक है। यहां पर लिख दो, कूच विहार के राजा के साथ। और ये क्या थे, ये एजेड थे, कूच विहार के राजा के साथ अपने अल्पायु पुत्री की शादी कर देंगे, अल्पायु पुत्री का विवाह कर देंगे। तो अब बताओ भाई, आप एक मिशन चला रहे हो और मिशन क्या कह रहे हो कि भारतीय ब्रह्म समाज हम मतलब कि हम बाल विवाह पे रोकथाम लगाएंगे, और जब अपनी बेटी की बारी आ जा रही है तो आप खुद क्या कर रहे हो कि अल्पायु में ही विवाह देख रहे हो कि भाई राजा से बेटी की शादी का ऑफर है तो कर देते हैं, सुखी रहेगी बेटी। तो आपकी बेटी की बारी आ गई तो भाई आपने अल्पायु में शादी कर दिया और आप दुनिया को कह रहे हो कि बाकी 14 साल बाद करो। तो ये क्या हुआ, ये क्या होगा कि टकराव की स्थिति को जन्म देगा। तो जो इनके मतों से, जो इनके काम से नाराज हो जाएंगे, वो फिर से ब्रह्म समाज से, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होंगे और उनके द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की नींव रखी जाएगी, जो इनसे मत में विभिन्नता रखते हैं। तो हमने समझ लिया। अच्छा, हम जब भारतीय ब्रह्म समाज की पूरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की जब कमजोरी पे चर्चा करते हैं तो यही बात क्या है, यही आपकी सोशल रिलीजियस मूवमेंट या आंदोलन की कमजोरी है। मुख्य कमजोरी में से एक होता है कि लक्ष्य में भटकाव, आंदोलन या नेतृत्व का लक्ष्य के प्रति उदासीन हो जाना। भाई लक्ष्य
नेतृत्व तो खुद ही लक्ष्य भूल जा रहा है। तो सोशल जस्टिस मूवमेंट आंदोलन का यही का सबसे बड़ा कमजोरी, सबसे बड़ी जो कमजोरी मानी जाती है वो केशव चंद्र सेन की इसी निर्णय को माना जाता है कि आपने क्या किया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को कमजोर कर दिया। तो सीमाएं अभी कभी कभी में सीमा जाए तो ये पॉइंट आप जोड़ लें। ओके, अच्छा अब तक हमने क्या देखा, हमने ब्रह्म जो यहां पे आइए ऊपर, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे ऊपर क्या देखा, हमने ब्रह्म मैरिज एक्ट देखा 1872। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये पॉजिटिव सुधार हो रहा है। हम इतना ही नहीं देखेंगे ब्रह्म मैरिज एक्ट को, केवल इतना ही बाल विवाह में नहीं देखेंगे, अभी हम लोग और भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी इतना एटलीस्ट अपने दिमाग में रखो। अच्छा, राजा राम मोहन राय, यहां से हम खत्म होते हैं। सेकेंड हमारी पर्सनालिटी आती है, वो है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या करेंगे, आर्य समाज की, इन्होंने बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्म और कास्टिज्म रिफॉर्म यानी जाति सुधार और धार्मिक सुधार पे काम करेंगे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश, हमने हमको बताया कि भाई कि इनके द्वारा एक बुक लिखी थी, जो कि बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश था। तो ये सब चीजें भाई बेसिक थी, जिसको हम लोगों ने पहले से जाना भी है और देख भी लिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, ये ध्यान देना। कहाँ गया दयानंद सरस्वती जी, यहाँ पे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको दयानंद सरस्वती जी को ध्यान देना क्या कहा जाता है, तो इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है भारत का, इनको मार्टिन, जबकि मार्टिन लूथर को कहा जाना चाहिए ठीक है दयानंद सरस्वती। लेकिन ठीक है, उल्टी बात है, जिसने हिस्ट्री लिखी उसने सर्वोच्चता दिखा दी, यानी यहां भी क्या किया गया है, मार्टिन लूथर को सर्वोच्च दिखा दिया गया दयानंद सरस्वती जी पे। ठीक है, ये कहते थे, इनका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही वायरल स्टेटमेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई दिया गया कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो बुरे से बुरा राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से अच्छा है। मतलब कोई आपके यहाँ आके अच्छा काम कर रहा है, कुछ सोशल रिफॉर्म कर दे रहा है आके एक्ट बना के, इसका मतलब वो अच्छा नहीं हो गया। आपके अपने लोग रहने चाहिए शासन में, और वो जो नियम कानून आपके लिए बनाएंगे वो लगन से, मन से, अंदर से बनाएंगे, ये तो दबाव में बनाए। तो यानी बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से क्या है, अच्छा है। इसी के लिए कहा जाता है, आप समझना, ये कभी भी दिमाग में रखना, आपके पेपर में क्वेश्चन है कि भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का जो प्रथम प्रयोग करता है वो यही है। ये भी पेटी में क्वेश्चन आता है, स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोग करता, प्रथम प्रयोग करता, यानी क्या कर रहे हैं, ये लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भैया आप क्या करो, अपने लोगों को हर जगह चुनो। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने किया था प्रीलिम्स में, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, आप सब रेडी रहना। यहां तक हम लोग समझ लिए। हमने कहा कि भाई कि ये सोशल और आपकी इस रिफॉर्म से संबंधित है, मतलब जातिगत रिफॉर्म से। इनके द्वारा एक और भी अच्छी बात समझ आना क्या है, इनके द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन चला गया था कि भैया हम क्या करेंगे, शुद्धि आंदोलन दो है, ये दिमाग में रखना। इनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चला गया था कि भाई जो लोग धर्म छोड़ के दूसरी धर्म में चले गए हैं, उनका क्या कीजिएगा, हम लोग अपने धर्म में पुनः प्रवेश कराएंगे। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन किए हुए जो लोग हैं, धर्म जो परिवर्तन किए हुए लोग हैं, उनका पुनः आगमन कराया जाता था इससे, पुनः। ठीक है, आगमन की जगह नहीं किया भाई, तो ऐसे लिख देते हैं आगमन, पुनः आगमन कराया जाता। आगे बात समझ में, ये हम लोग देख लें। अच्छा, आप ध्यान देना कि आगे चल के क्या होता है कि चूंकि आर्य समाज की एक अच्छी बात और थी, इसने इन्होंने एजुकेशन पे भी जोर दिया कि भारत को शिक्षित होना चाहिए, और खासतौर पे वुमेन एजुकेशन पे, महिला एजुकेशन पे इनका काफी जोर था, वुमेन एजुकेशन पे। अब कहोगे सर महिला एजुकेशन पे इनका जोर क्यों था, ठीक है, और आपने ये नहीं बताया कि भाई कि जातिगत सुधार इन्होंने क्या किया। तो जातिगत सुधार में इन्होंने ये बोला, अब यहां पे लिख देंगे, ठीक है, आर्य समाज के बारे में ऐसे करके एरो बना देते हैं। जाति सुधार में आप देखो तो ये कहते हैं जाति सुधार के मकसद से कि भैया जो निम्न जाति के लोग हैं, इनको भी क्या करना चाहिए, इनको भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। पहले पता है केवल उच्च जाति के लोग क्या होते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, तो इनको भी यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई वेद पढ़ने का अधिकार दो इनको, वेद पढ़ने का राइट इनको भी मिलना चाहिए। तो यानी क्या है, एजुकेशन। आप बोलोगे सर मॉडर्न एजुकेशन का जब बात चल रहा है तो यहाँ पे वेद की बात कहाँ की, तो वेद अपने आप में मॉडर्न ही था।
ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हम जिन जिन समस्याओं हमारे यहाँ विद्यमान है उन सब समस्याओं का समाधान कहाँ पे है, वेद में है। तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा भी देते हैं, ये कहते हैं कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं वेदों की ओर लौटो। ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे वेदों की ओर लौटो। आपकी सोसाइटी क्या हो जाएगी, लौटो, वापस जाओ। और यहां से एक वीकनेस, आपकी सीमाएं पूछी पेपर में, तो यहीं से सीमाएं का दूसरा पॉइंट आप बना सकते हो। सीमाएं क्या है कि भैया अब दुनिया, लोग जो आधुनिकतावाद वाले इसकी सीमा बताते हैं कि अब दुनिया आगे चली है, मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये कह रहा है हमको पाश्चात्य में जाना चाहिए, पीछे की एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे दूसरी सीमा बन के आ रही है। बहुत क्लियर ध्यान देना मेरे भाई, क्लास एकदम फ्लो में, कहीं टूट नहीं रही है, सीधी सीधी आगे बढ़ रही क्रमबद्ध तरीके से, तो किसी को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीजें अपने दिमाग में आपको रखनी ही रखनी होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया भाई, ये चीजें समझ लिया। शुद्धि आंदोलन चलाया, मार्टिन लूथर कहा जाता है, वेदों की ओर लौटो, जाति सुधार, वुमेन एजुकेशन। अब हमको पता है कि भैया जो आपका वैदिक पीरियड है उसमें हमको कई सारी विदुषी महिलाएं का नाम पड़ जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारे वेदों के ड्यूरेशन में, हो सकता हो थोड़ी आवाज जा रही हो, कर कोई नहीं, ये कहते हैं वेदों के ड्यूरेशन में तो वुमेन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, गार्गी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी महिलाओं का नाम मिलता है। तो कहने का मतलब कि आपको वुमेन एजुकेशन लाना चाहिए। लेकिन अब एजुकेशन का मीडियम क्या हो, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, इसी मुद्दे पे क्या हो जाएगा, फिर से आर्य समाज का डिवीजन हो जाएगा। तो जो मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय और लाला हंस राय, इनके एफर्ट से एंग्लो वैदिक कॉलेज की नींव रखी जाएगी। अब आपके पास होमवर्क है, कुछ होमवर्क मैं दूंगा, आप यहां पे बताओ कि ईयर क्या है। होमवर्क है कि भाई एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ईयर क्या है, किस साल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये क्या करेगी, ये मॉडर्न एजुकेशन प्रदान करेगी। एंग्लो वर्ड से ही इंग्लिश वर्ड समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनली फॉलो करेंगे वो कहेंगे लाला, उसमें थे लाला लेखराम और मुंशीराम, ये क्या करेंगे, ये गुरुकुल कांगड़ी 1902 में इसकी स्थापना करते हैं। ये गुरुकुल सिस्टम से क्या करेगी, एजुकेशन प्रदान करेगी। तो एक क्या हुआ, एक मॉडर्न सिस्टम से एंग्लो वैदिक कॉलेज और एक गुरुकुल सिस्टम से गुरुकुल कांगड़ी। आगे बस में ये हो गया यहां पे डिवीजन। अब तीसरे हमारे जो सबसे बड़े समाज सुधारक हैं उस पर्सनालिटी का नाम है स्वामी विवेकानंद। हम क्रम के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भाई हम सब बहुत कुछ चीजें समझते हैं, बहुत कुछ चीजें जानते हैं, और अच्छी बात भी है कि हमको जाननी और समझनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वेदांत का खूब प्रसार किया, और ये कहते हैं वेदांत न केवल हिंदुओं का बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वेदांत न केवल हिंदुओं का, न केवल हिंदुओं का बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है, बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। यानी ऐसा नहीं कि केवल हिंदुज्म का है, सभी मनुष्यों का धर्म है, मनुष्यों का धर्म है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है तो उन्हीं के उद्देश्यों को, उन्हीं के जो हम लोग कहते हैं टारगेट से, उसको बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1893 में ये धर्म संसद में भाग लेते हैं। कहाँ के, शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था, शिकागो में हुए धर्म संसद में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आता भी है, कब, तो 1893 में, 1893 में क्या होता है, ये शिकागो के धर्म संसद में पार्टिसिपेट करते हैं। शिकागो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, शिकागो के वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की मानवतावाद की सेवा करना ये टारगेट था। उसके बाद से 1897 में, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था जब मानवतावाद देख रहे थे। मुर्शिदाबाद में अकाल आया था, कलकत्ता में प्लेग आया था, इसी 1897 में ही, और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान देना, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, ठीक। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम लोगों ने देख भी लिया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और भी बात की जाती है, वो ऐसा नहीं कि इसके बाद कभी यूएसए नहीं गए, वो 1899 में पुनः, यानी दोबारा, वो 1899 में दोबारा 1899 में यूएसए गए। और जब यूएसए जाते हैं
तो इस बार ये यहां पे क्या करेंगे, वेदांत समाज, वे कुछ जगहों पे वेदांत समाज की नींव रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांत समाज की नींव इनको क्या, एक बार इस बार आरंभ क्या था ना क्वेश्चन कि भाई साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया, तो क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है विवेकानंद यूएस से कितनी बार गए, आगे मैं समझ में। तो वेदांत समाज की नींव वहां पर की। अब जब वेदांत समाज की नींव रखती है, रखते हैं सेकेंड मीटिंग में जब जाते हैं, पहली मीटिंग तो अपना इंपैक्ट छोड़े, वेदांत से लोगों को प्रभावित कराया, कहां पे, तो ध्यान देना आपकी इसका आंसर आ जाएगा जहां जहां पे, तो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स। कहां पे, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में, इसके बाद से आपका तीसरा कैलिफोर्निया। आने दो पेपर में क्वेश्चन जैसा भी है, ठीक है, देखते हैं भाई कैसे आप लोग से नहीं लगेगा, कैलिफोर्निया। और चौथा, बस आप लोग इसके साथ साथ दिमाग रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज पैरेलल करते चलेंगे, टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, प्रैक्टिस करते चलो, उसका कोई तोड़ नहीं है, आप कितनी भी अच्छी पढ़ लोगे, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या क्या कमियां आप कभी नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स, ठीक है, हो गया लॉस एंजल्स, यहां पे इन्होंने क्या किया, आपके वेदांत समाज की नींव रखी। तो हमने एक साथ ये पूरी की पूरी क्रम को देख लिया। ओके, अब हमारा क्या है, अच्छा इतनी चीज हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है हमारा प्रार्थना समाज। अगला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की मेरी भाई बात करोगे तो इसकी स्थापना तो की आत्माराम पांडुरंग जी ने स्थापना की है, संस्थापक थे इनके कौन, आत्माराम पांडुरंग जी 1866 में 67 में। लेकिन महादेव गोविंद रानाडे जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, हम लोग हैं कि प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को किसी ने स्टेब्लिश किया बहुत बढ़िया तरीके से, तो पर्सनालिटी का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। एजुकेशन सेक्टर की बात हो, खासतौर पर महिला एजुकेशन सेक्टर की बात हो या महिला समाज सुधार की बात हो, विधवा विवाह के क्षेत्र की बात हो, तो महादेव गोविंद रानाडे अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी। कभी भी महिला उतारने के लिए किसने पार्टिसिपेट किया, काम क्वेश्चन आ जाए तो महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। केशव चंद्र सेन जी का नाम तो आप हटा देना, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों के नाम आपको जरूर मेंशन करना है अगर सेपरेटली मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाए तो। आ जाओ, इन्होंने क्या किया, एजुकेशन सेक्टर में इनका काम देखो महादेव गोविंद रानाडे जी का। महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में मतलब यार सेपरेटली अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले बात समझ जाओ कि महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में कुछ और भी फैक्ट, इनको भारत का सुकरात कहा जाता है, इनको भारत का सुकरात कहा जाता है। एक बात तो ये दिमाग रखो कि भारत का सुकरात किसे कहा जाता है, ये दिमाग रखो। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या कहते हैं, ये जज नियुक्त किए गए थे भाई, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे, ठीक। ये चीज हम लोग देख लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, इसके अलावा आप देखोगे इन्होंने सार्वजनिक सभा नामक एक सामाजिक पत्र निकाला था, ठीक है। इन्होंने सार्वजनिक सभा नामक एक क्या निकाला था, एक समाचार पत्र, एक न्यूज पेपर निकाला था, एक न्यूज पेपर निकाला था। ओके, इनके मदद से ही कहा जाता है, इनकी मदद, इसी में हम लोग ऐसे एरो बना के ले देते हैं कि इसका ये पॉइंट नहीं है, ये यहां से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं की मदद से शारदा सदन की स्थापना की गई थी। हालांकि शारदा सदन के संस्थापक ये नहीं माने जाते हैं, लेकिन शारदा सदन की स्थापना में, शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी, 1889 में। इनकी भूमिका मानी जाती है पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने की थी, इन्हीं की वजह से। पंडिता रमाबाई का भी नाम आप अगर महिला सुधार में आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग पंडिता रमाबाई जी का नाम जरूर लिखेंगे, इन्हीं की मदद से क्या क्या था। अब देखो इन्होंने क्या किया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, कहां पे, पुणे में। फिर वही होमवर्क लो कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की न्यू कब रखी गई, अरेंज करना है आप सबको ये चीज, कल मैं इसको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आओगा तुरंत। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, ये स्थापना जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई, किसके द्वारा, गोविंद रानाडे जी के द्वारा विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये चीज दिमाग में रखना है, महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा, ठीक है, ठीक। आ जाते हम लोग अगली बात देखेंगे। अगला हम लोग पर्सनालिटी देखेंगे, जो अगले देखने वाले हम लोग देखने वाले थियोसॉफिकल सोसाइटी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे फिर से ब्रिटिशर्स की भूमिका। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, सन 1875 में मैडम हेलेना ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकाट ने इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे, अमेरिका में। तो एक तो बात यह कि भाई कहां पे स्थापना की गई, अमेरिका में। अच्छा, ऐसी बात है कि भाई कि ये यूएस में, क्या इसकी भारत में कोई ब्रांच नहीं खोला था, तो भारत में भी इसकी स्थापना खोली गई। भारत में इसने अपना सेंटर जो बनाया था तो 1882 में, 1882 में आड्यार, आड्यार कहां पे है, तो आज आपके मद्रास में देखेंगे तो यहां पे एक ब्रांच इसका खुला था आड्यार में। बाद में इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपकी एनी बेसेंट भी जुड़ जाती हैं। वो होता है एनी बेसेंट भारत में आके भारतीय समाज में सुधार के लिए काफी एफर्ट करते हैं। हालांकि बाद में इनका दिमाग अंग्रेज ठिकाने लगा देते हैं और ये नेशनल जो लीडर्स थे उनके अगेंस्ट भी चली जाती हैं। अभी जैसे एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी समझाऊंगा, मैं जानता हूं, आप बताना अगले 2 मिनट में समझाऊंगा कि किसको किसको ये बात पता थी तो ठोको ताली नहीं पता थी तो कमेंट करके बता, हाँ सर नहीं पता थी, ठीक है। अपने नाम हम तुमको पता है कि भाई हमको ये चीज तुमको पता है कि भैया कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र इनके द्वारा लाया गया, ठीक है। इन्होंने बीएचयू की स्थापना की, जैसे सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज है 1898 में इन्होंने स्थापना की थी, जो बाद में बीएचयू बन गया। तो ये चलो लिख भी लो कि जो आपके सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। सेंट्रल, या इंग्लिश में लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो इंग्लिश में लिख लो, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई। कब, 1898 में, 1898 में, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरी बात है जो मेरी भाई मैं आपसे आपको बताया हूँ, वो क्या बताया हूँ, इनके द्वारा कुछ पत्रिका, यही बाद में बीएचयू बन जाता है, ठीक है। कुछ पत्रिका जैसे इनके द्वारा कॉमनवेल्थ लेके आया गया, कॉमनवेल्थ ये इन्हीं की, हम लोग कहते हैं कि समाचार पत्र था, ठीक है। इनके द्वारा न्यू इंडिया लेके आया गया, न्यू इंडिया। अक्सर न्यू इंडिया और यंग इंडिया में आपको बताता है, यंग इंडिया कौन थे, गांधी जी, यंग थे तो यंग इंडिया। आगे बात समझे, तो न्यू इंडिया ये क्या था, ये समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था इनका, न्यूज़पेपर था, ठीक। अब बताओ, थर्ड बात आपको ये बताता हूं, हमको पता है कि कांग्रेस ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, राउंड, ठीक है, सीधे लिखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, वो 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ था, 3 हुआ था, 30, 31 और 32 में, हमको पता है, ठीक है। तो आपको समझ में आना होगा कि भाई 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक हुआ था 30 में, एक हुआ 31 में और एक हुआ 32 में। हमको पता है कि 31 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें क्या था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, ये हम सबको पता है। और हमको पता है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। इन 1917 में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की, ओके। अब क्या है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको पता है कि यहां पे तो कांग्रेस गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस में हमको पता है कि भाई कांग्रेस क्या कहती, नहीं गई थी। इसके लिए क्या हुआ, एक दबाव पड़ता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बुलाया जाए, गांधी जी जाते हैं। लेकिन हमको पता है कि फर्स्ट राउंड टेबल, अगर पेपर में क्वेश्चन है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया, तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे आपके डॉक्टर अंबेडकर जी, सेकेंड में केवल कांग्रेस, ठीक है। 1930 में जब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपको लगेगा भाई एनी बेसेंट भी नहीं की होंगी, क्योंकि भाई कांग्रेस की तो आपको पता है अध्यक्षा थी एक बार, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया था, ये याद रखना, में प्रतिभाग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे समझ में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग अंत की तरफ निकलना है, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंत की तरफ निकलना है, ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है। क्या हुआ, एक पेज ऐड करना है तो क्यों नहीं ऐड हो रहा है, ये कहाँ से ऐड हो जाएगा, नहीं, हाँ
पेज हट करना। अच्छा, ये नोट्स में शेयर कर दे रहा हूं आप लोग को, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, आप सब परेशान नहीं होंगे। हम अपनी तरफ से काम जो भी होगा वो पुख्ता तरीके से कर रहे हैं, कर देंगे। ओके, ज्यादा अब हम लोग समझेंगे कि भाई हमने देख लिया कि भाई कि कारण क्या था, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब कुछ कुछ संक्षेप में आपको चीजें ये बताने वाला हूं कि समझना होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई। तो आपको बताएं कि वर्क क्या क्या काम किए गए, किन किन चीजों पे सुधार किया गया, वर्क, ये आप लोग शॉर्ट में नोट करना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद से हम सबको वो क्रम आप लोग यार कहीं भी घटना लुसेंट टूसेंट से भी पढ़ोगे तो आपको तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कल एक चार्ट पे इस पे बना के आपको दे भी देंगे, ठीक है, तो वो पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब देखो, हमको तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था, उनके द्वारा क्या किया गया, बंगाल रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। इसको नोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन एक्ट, बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब आया था आपका, देखो 1793 और 1804 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया। 1793 एंड 1804 में, क्यों, क्योंकि भाई बंगाल में शिशु हत्या का प्रावधान था, शिशु हत्या पे रोकथाम के लिए, शिशु हत्या रोकथाम, खासतौर पे यहां पे बच्चियों का रोकथाम, हत्या खूब ज्यादा होता था, इसके लिए लाया गया। तो ये क्या हुआ, ये एफर्ट हुआ, हालांकि ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इंप्लीमेंटेशन की समस्या आती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो नहीं की थी, हम तो नहीं लगा सकते थे ना। सेकेंड चीज क्या हुआ भाई, हमको होता है एक्ट, जो एक्ट 17 था, एक्ट वी मतलब 10 मतलब 10, वी मतलब 5, 11 मतलब 2, एक्ट 17 आया विलियम बेंटिक के द्वारा कब, 18 अच्छा यहां पे हमको लगता है 1843 लिखा गया क्या, देखना होगा सती प्रथा वाले में शायद कहीं तो लिखा होगा, कहीं अगर हमने वो लिखा होगा, ठीक है, कि एक्ट 17 में क्योंकि चर्चा किया था, मैं एक सेकंड रुकिए, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ईयर एक जगह गलत हो गया है। नहीं नहीं सही है, ये मैं देखना चाहता कि सती प्रथा को जो कानूनी तौर पे बैन किया गया, कहीं 1843 तो ईयर नहीं है, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इससे क्या किया गया कि जो सती प्रैक्टिस है उस पर रोक लगाई गई, सती प्रैक्टिस पे रोक लगाई गई। अब देखो तीसरा क्या एफर्ट किया गया, ध्यान देना, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में, हिंदू, ठीक है, रीमैरिज एक्ट लाया गया कब, 1856 में, 1856 में हिंदू रीमैरिज एक्ट लाया गया। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछे कि किसके प्रयासों से, तो ये प्रयास था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ये फोट हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे आइए हम लोग अगला देखें। यही नहीं, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को केवल इतना नहीं, अगर हम लोग मतलब सेपरेटली मेंस में क्वेश्चन आ ही जाए कि भाई महिला सुधार के लिए एफर्ट्स में पर्सनालिटी पे चर्चा करने के लिए, तो एक बात यहीं पे और भी ध्यान दो, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, एक चीज समझना आप लोग, इस ड्यूरेशन में बेथुन कॉलेज की स्थापना की गई थी, और बेथुन कॉलेज के निरीक्षक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। ये क्या थे, बेथुन कॉलेज के निरीक्षक थे। बेथुन कॉलेज की स्थापना कब की गई, होमवर्क लिख लो, ईयर को अरेंज कल करने के लिए दूंगा होमवर्क, ध्यान देना। बेथुन कॉलेज की स्थापना, बेथुन कॉलेज के क्या थे, निरीक्षक थे, तो केवल निरीक्षक कर ले, निरीक्षक थे। और कहा जाता है कि इन्होंने कुल 35 क्या किए थे, 35 महिला विद्यालय की स्थापना किए थे, 35, ठीक है, वुमेन कॉलेजेस की या स्कूल्स की स्थापना किए थे, वुमेन कॉलेज की स्थापना किए थे। अब समझो भाई, 35 महिला, अब महिला शिक्षा के लिए कहने के लिए नहीं, करने वाला भी इन्होंने जोर लगाया है। 35 महिला कॉलेजों की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, 35 वुमेन कॉलेजेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद से अब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या क्या किया गया,
नेक्स्ट भाई चाइल्ड मैरिज के लिए, तो चाइल्ड मैरिज, अब यहीं से हमारी क्लास खत्म भी होगी। चाइल्ड मैरिज के लिए देखो एफर्ट क्या किया, तो एक तो लाया गया आपका, ध्यान देना 1872 में एक एक्ट लाया गया था, हमने पढ़ा भी है, वो है ब्रह्मो मैरिज एक्ट। ब्रह्मो मैरिज एक्ट लाया गया, कब लाया गया? 1872 में। दूसरा एक एक्ट लाया गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, एज ऑफ ना कंसेंट एक्ट, कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, ये लाया गया 1891 में। और 20वीं शताब्दी में भी एक एक्ट लाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट लाया गया। ये 3 एक्ट लाए गए। अब इन तीनों एक्टों में देखो बात क्या थी, ध्यान देना, इन तीनों एक्टों में भाई चाइल्ड मैरिज को लेकर बात क्या थी। तुमको पता है ब्रह्म मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन वाली पूरी कहानी तुमने देखी ठीक है, केशव चंद्र सेन वाली पूरी कहानी हमने देखी है, तो वहां पर कोई दिक्कत हमको नहीं है, समझ गया, मतलब केशव चंद्र सेन वाली कहानी से तो कहानी तुमने समझाया। अब देखो ब्रह्म मैरिज में क्या था कि भाई समझे भी है कि 14 साल से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो भाई इसमें 14 ईयर क्या रखा गया, बाउंड्री रखा गया कि इससे कम की बालिकाओं पर शादी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आएगा तो इसमें आगे चल के और सुधार किया जाएगा, आगे चल के और सुधार होगा, और 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बाद में इसी का बहुत ज्यादा एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध भी बहुत ज्यादा होता है, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं पे विरोध वो कर दिया जाएगा। ठीक, तो यानी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 साल छोटी बच्ची की शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से क्या होता है, शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट कब आएगा? 1929 में। शारदा एक्ट कब आता है? 1929 में। शारदा एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि इसमें फिर से शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, और इसमें जो गर्ल्स हैं, महिलाओं की शादी की उम्र क्या कर दिएगी भाई? 14 ईयर। इसमें 14 ईयर निर्धारित की जाएगी, और बॉयज का, बच्चों का यहां पे 18 ईयर। ठीक, ये सारे सुधार हो गए। तो यहाँ पे हमने वर्क यानी या हम कहते हैं सुधार पे पड़ा क्वेश्चन। अब इसके अलावा मेरे भाई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा केवल आपको सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। हमने क्या देखा, हमने हिंदू समाज देख लिया। एक तो राजा राम मोहन राय ने ना केवल ब्रह्म समाज की नियुक्ति थी, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। यहीं पे आप चाहो तो भाई इसको लिख भी लो, राजा राम मोहन राय। कुछ लोग को दिक्कत ना है, मेरा ये है कि भाई की दिक्कत ना है, लो 3 पॉइंट लिख लो। इनके द्वारा एक आत्मीय सभा का भी नींव रखा गया था, एक आत्मीय सभा बनाई गई थी। इनके द्वारा हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया। इनके द्वारा वेदांत कॉलेज भी, ठीक है ध्यान रखना, वेदांत कॉलेज भी स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, वेदांत कॉलेज भी स्टैब्लिश किया गया। अब समझो, जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई ये 1815 में इनके द्वारा की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 2 साल बाद 1817 में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा 1825 में की गई थी। आगे समझे, इसका से युवा बंगाल आंदोलन हमने देखा ही, विलियम हेनरी डेरोजियो ने। तत्वबोधनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो आपके हैं ये डीएनटी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक और संस्था की स्थापना की गई थी, उसका नाम है तत्वबोधिनी सभा 1839 में। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1839 में। ठीक है, 1839। ओके, ये चीज हो गया। अब इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीज देखी। इसी तरह आप देखोगे और मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी बनी थी 1863 में, अब्दुल लतीफ जी के द्वारा इसको बनाई गई थी। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर, इसको कल देख लेंगे, 2 मिनट का काम लगेगा कल, वो भी नहीं होगा तो क्वेश्चन फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब बताओ भाई, इसके पहले क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इस हिसाब से आपने देखा था तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, बस रिवीजन कर लो। पूरा कोशिश किया मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर देगा, एक वीडियो में ही इससे बेहतरीन खत्म नहीं हो सकता, वो भी विद इन 1 आवर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना।
सोचा वो तो वही बता देना। जय हिंद, जय भारत।